हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप you all are happy, healthy and fine. Welcome back to your science class. So in today's class we are going to start with our new chapter, which is chapter number 8. So the title of the chapter is Motion and Measurement of the Distances. So let's start with the chapter. सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन गिवन है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या बोला है बच्चों कि जो मोशन है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड इवन इफ वी सीम टू बी स्टिल, अगर हमें लगता है कि हम एकदम स्टिल हैं, बट स्टिल हमारी बॉडी के अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स ढेर सारे काम कर रहे होते हैं, राइट। वी कैन ईट, ड्रिंक एंड डू सो मेनी अदर थिंग्स। हम खाना खा सकते हैं, हम पानी पी सकते हैं, हम बहुत सारी अदर चीज़ें भी कर सकते हैं बिकॉज वी कैन मूव आवर बॉडी पार्ट्स, क्योंकि हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को। जो नेचर है बच्चों वो भी मूव करता है अपनी अराउंड की चीज़ों को। एंड द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है। वन मूविंग थिंग कैन मूव अदर थिंग्स एज वेल, राइट। सो बच्चों, मूविंग एयर कॉज मूवमेंट्स। मूविंग एयर क्या करता है? मूवमेंट्स को कॉज करता है ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज, डस्ट पार्टिकल्स, फ्रीली लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे कि आपके पेपर एक्सेट्रा। दस द वर्ल्ड्स अराउंड अस एग्जिबिट वेरियस काइंड्स ऑफ मोशन। और हम ये बोल सकते हैं कि हमारे अराउंड जो भी वर्ल्ड है वहाँ पे हमें ढेर सारे मोशंस देखने को मिलते हैं। अ मोशन कैन मेक अ थिंग मूव क्लोजर टू अस। अब बच्चों, जो मोशन है वो क्या करता है? वो चीज़ों को मूव करता है टू क्लोजर टू अस, या फिर हमसे दूर भी लेके जा सकता है। गैप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ये हमें आइडिया देता है कि कितना फार या फिर कितने क्लोज दोनों ऑब्जेक्ट है। इन दिस चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं इन डिटेल अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द वेज ऑफ मेजरिंग गैप्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू टर्म्स गिवन है, आपको इन टर्म्स को अच्छे से पढ़ना है और इनके मीनिंग्स को भी अच्छे से लर्न करना है। नाउ कमिंग टू स्टोरी ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो इन अर्लियर टाइम्स देयर वाज नो वे टू ट्रांसपोर्ट द थिंग्स। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास कोई भी चीजें नहीं थी एक्सेप्ट मस्कुलर एनर्जी ऑफ मैन एंड एनिमल्स। तो बच्चों, जो मैन होते थे वो यूज करते थे टू मूव only on foot and loaded the things on the back of some animals. तो बच्चों, जो मैन थे वो क्या किया करते थे? वो या तो अपने पैरों से चला करते थे या फिर वो चीजों को एनिमल्स के बैक पे रख दिया करते थे, लोड कर दिया करते थे। देयर आफ्टर केम द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। उसके बाद इन्वेंशन हुआ व्हील का। एंड जब डिस्कवरी हुई व्हील की, वो बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट भी मानी गई इन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसका जो डिजाइन था बच्चों, इट वाज बीइंग इम्प्रूव फॉर सो मेनी ईयर्स। बहुत सारे सालों तक हमने व्हील्स का जो डिजाइन था, जो इन्वेंशन था, उसको और ज्यादा इम्प्रूव किया। एंड आफ्टर दिस जो डिस्कवरी था बच्चों स्टीम इंजन का, वो एक न्यू सोर्स बन चुका था ट्रांसपोर्ट का। टू ड्राइव इट रेल रोड्स वर मेड। तो बच्चों, उसको ड्राइव करने के लिए जो भी हमारे रोड्स थे उनको बनाया गया। जो स्टीम इंजन है जिसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ ऑटोमोबाइल्स का। ऑन वाटर मोटर बोट्स एंड शिप्स वर यूज टू ट्रांसपोर्ट। पानी पे हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए शिप्स का यूज करने लग गए, वाटर बोट्स का यूज करने लग गए। एंड इन 19th सेंचुरी जो एरोप्लेन्स थे बच्चों, उनको भी डेवलप किया गया ताकि हम पैसेंजर्स को कैरी कर पाए एंड गुड्स जो होते हैं उनको भी कैरी कर पाए। इन 20th सेंचुरी जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होते हैं, मोनोरेल्स, ऊपर से सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, इन सारी चीजों को भी इन्वेंट कर दिया गया। नाउ कमिंग टू फिजिकल क्वांटिटी। सो इन योर डेली लाइफ आप क्या करते हो? मेजर करते हो लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट को एंड द टाइम ड्यूरिंग द डे, द वेट ऑफ द वेजिटेबल्स जो कि आप खरीद के लाते हो फ्रॉम द वेजिटेबल सेलर। आप ये सारी चीजें मेजर करते हो। उसके अलावा आप टेम्परेचर को भी मेजर करते हो ड्यूरिंग द डे, ताकि आप ये देख पाओ कि टेम्परेचर कितना ज्यादा हॉट है या फिर कोल्ड है। आप स्पीड ऑफ कार भी मेजर करते हो जब भी आप उस पर ट्रैवल करते हो। सो कुछ क्वांटिटीज हैं जैसे कि आपके लेंथ, वेट, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड एक्सेट्रा, इन सब को हम मेजर कर सकते हैं। इसी वजह से हम इनको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। इन ओल्डन डेज बच्चे हम क्या किया करते थे? जितना भी लेंथ था उसको मेजर किया करते थे ऑन द बेसिस ऑफ सम पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, विच मीन्स कि हम ह्यूमन बॉडी का यूज करके मेजरमेंट किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ आवर स्ट्रेच पाम,
राइट, जिसको हम हैंड स्पैन भी बोलते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड a foot or a footstep as well as the width of our four fingers. To these measures was not reliable. अब ये जो measures हम use किया करते थे जैसे कि hand span, foot, cubit, footstep, ये इतने ज़्यादा reliable नहीं थे. However, as the length of the body parts different from person to person. और reliable क्यों नहीं थे? क्योंकि हर एक person के body part की length अलग अलग होती है, इसी वजह से ये इतने ज़्यादा reliable नहीं हुआ करते थे. So to avoid this difficulty, इस difficulty को avoid करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक कॉमन मेजर रखेंगे सबके लिए, जिसको उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट बोला, राइट। यहाँ पे आपको एक्टिविटीज गिवन है, ये एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर इन योर स्कूल। नाउ कमिंग टू व्हाट इज मेजरमेंट, कि बच्चों मेजरमेंट होती क्या है। सो यू मस्ट हैव मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, आपने जो लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है उसको मेजर किया होगा स्केल का यूज करके। सो आपको ये पता चला होगा कि जो लेंथ है लाइन सेगमेंट की दैट इज 12 सेंटीमीटर्स। सो नोटिस दैट कि जो मेजरमेंट है बच्चों उसमें कंसिस्ट होते हैं आपके दो पार्ट्स, पहला अ नंबर एंड द नेम ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो द नंबर हियर इज 12 और यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हुआ, सेंटीमीटर। तो हमेशा ही आपको याद रखना है कि जितने भी हमारी मेजरमेंट्स होती हैं उस पे आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं या फिर दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। पहली चीज आपको यूनिट देखने को मिलेगी और दूसरी चीज आपको नंबर देखने को मिलेगा, राइट। तो बच्चों ये जो यूनिट है सेंटीमीटर वो स्टैंडर्ड लेंथ है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन टू अस, जिसके बारे में हमें पता है। सो जब भी आप मेजर करते हो लेंथ को तो आप उसको कंपेयर करते हो अननोन लेंथ से विद दिस नोन लेंथ। नाउ जो 12 सेंटीमीटर है इसका मतलब क्या है कि द लेंथ यू हैव मेजर्ड इज 12 टाइम्स एज मच एज द नोन यूनिट। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेजरमेंट है वो हमारा क्या है बच्चों, कंपैरिजन होता है अननोन क्वांटिटी के साथ विद सम फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है। सो बिफोर फ्यू इयर्स अगो डिफरेंट कंट्रीज थे जिनके खुद के अपने यूनिट्स हुआ करते थे मेजरमेंट के, एंड इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। इन 1960 जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर है बच्चों, उन्होंने रिकमेंड किया कि एक कॉमन सिस्टम होना चाहिए जिसको सारे ही लोग यूज करें सो दैट कि जितनी भी कंफ्यूजन हो रही है उसको हम अवॉइड कर पाए। इसी वजह से एक सिस्टम को लॉन्च किया गया और उसी सिस्टम का नाम रख दिया गया SI सिस्टम। नाउ बच्चों SI क्या है, SI हमारा एब्रिविएशन होता है ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का इन फ्रेंच। इन दिस सिस्टम जो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट्स है वो यहाँ पे आपको गिवन है, जैसे कि मीटर। मीटर क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है जिसको हम स्मॉल m में रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही बच्चों आपके पास किलोग्राम है विच इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास रिटन एज kg। फिर आता है बच्चों सेकंड जो कि आपका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम है जिसको हम S से लिखते हैं, एंड फिर आता है केल्विन जो कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर और इसको हम लिखते हैं एज K। हाउएवर जो कॉमनली यूज यूनिट ऑफ टेम्परेचर है बच्चों वो आपका डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड है। नाउ जो SI यूनिट है फॉर द इलेक्ट्रिक करंट वो बच्चों आपका एम्पियर है। सो इन आवर कंट्री जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं बच्चों उनको मेंटेन कौन करता है, बाय द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जिसको आप NPL भी बोल सकते हो, और ये लेबोरेटरी आपको दिल्ली में देखने को मिलती है। जो स्टैंडर्ड मीटर एंड द स्टैंडर्ड किलोग्राम हम उसको कहाँ रखते हैं, NPL में रखते हैं, एंड द मीटर रॉड्स एंड द किलोग्राम वेट्स इसको हम यूज करते हैं मार्केट में, ये कॉपीज होते हैं इन्हीं स्टैंडर्ड्स के, राइट। अ टाइम स्टैंडर्ड इज ऑल्सो मेंटेन्ड एट NPL, टाइम स्टैंडर्ड को भी NPL पे मेंटेन किया जाता है। एंड ये जो हमारे स्टैंडर्ड क्लॉक्स जो हम मेंटेन करके रखते हैं ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। The sound signal pip pip you can hear over the radio generally before the news, ये आपको exact time बताता है according to the NPL clock. All the other clocks need to be corrected from time to time. बाकी के जो हमारे clocks होते हैं उनको हमें correct करना पड़ता है time to time so that कि वो हमें accurate time दे पाए। In everyday measurement other systems are still in use, जैसे कि आपके FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम जिसको हम बोलते हैं,
CGS सिस्टम जिसको हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड स्केल बोलते हैं, एंड MKS सिस्टम जिसको हम मीटर किलोग्राम सेकंड भी बोलते हैं। नाउ बच्चों, MKS सिस्टम यूजेस द सेम स्टैंडर्ड यूनिट फॉर लेंथ, मास एंड टाइम एज द SI सिस्टम, ये आपको याद रखना है। नाउ अ मेजरिंग टेप एंड मीटर रोड, ये आपको हेल्प करता है सो दैट कि आपको आइडिया मिल पाए कि लेंथ कितना है ऑफ 1 मीटर, मेकिंग कैलकुलेशंस विथ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स बिकम वेरी डिफिकल्ट एंड देयरफॉर इम्प्रैक्टिकल भी वो हो जाते हैं। सो फॉर द कन्वीनियंस हमने क्या किया है, मल्टीपल्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स जिनको हम यूज करते हैं ताकि हम लार्जर मेजरमेंट को बता पाए। फ्रैक्शन ऑफ सब मल्टीपल्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स उनको भी हम यूज करते हैं ताकि हम स्मॉल मेजरमेंट्स कर पाए। यू कैन एक्सप्रेस द हाइट ऑफ अ ट्री और द लेंथ ऑफ अ ब्रेड्थ ऑफ अ रूम इन मीटर्स, जैसे कि आप किसी भी ट्री की हाइट बता सकते हो, राइट? आप उनकी हाइट बता सकते हो, आप लेंथ बता सकते हो, आप ब्रेड्थ बता सकते हो किसी भी रूम का इन मीटर्स। बट इफ यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ बुक और योर पेंसिल बॉक्स, आपको बच्चों क्या चाहिए, अ यूनिट स्मॉलर देन द मीटर विच इज ऑल्सो नोन एज सेंटीमीटर, राइट? तो बच्चों ये जो वर्ड है सेंटी, इसका मतलब क्या होता है, 100। So this means that there are 100 centimeters in 1 meter, ये आपको याद रखना है। More small things जैसे कि आपका thickness of a coin, length of a rice grain, इन सारी चीजों को हम मेजर करते हैं यूनिट स्मॉलर देन अ सेंटीमीटर, उसको हम बोलते हैं बच्चों मिलीमीटर, जिसको आप डिनोट करते हो M से। नाउ बच्चों मिली का मतलब होता है 1000, right? Which means कि 1000 millimeter is 1 meter. Now the distance between two places जिसको हम measure करते हैं in a unit larger than a meter, उसको हम किलोमीटर बोलते हैं। Now यहाँ पे जो किलो है बच्चों, इसका मतलब क्या है, 1000 times. So हम क्या sum up कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 1 kilometer is equals to 1000 meter, right? 1 meter is equals to 100 centimeter and 1 centimeter will be equal to 100 millimeter, right? Also आप इसको इन तरीके से भी लिख सकते हैं, which means कि 1 meter will be 1 by 1000 kilometer, 1 centimeter will be 1 by 100 meter and 1 mm will be equal to 1 by 10 centimeter, or you can write it as 1 by 1000 meter. न्यूमेरिकल्स बच्चों यहाँ पे आपको गिवन है जिसमें आप सॉल्व कर सकते हो चीजों को। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है इस अमाउंट को इनटू किलोमीटर। सो आप कैसे करेंगे, हमें पता है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्ट कर देना है इस मीटर वाले को किलोमीटर के अंदर। सो आपको क्या करना है, आपको 1 by 1000 इंटू 78950, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है और यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, उसके अलावा सेंटीमीटर से मीटर में एंड सेंटीमीटर से मिलीमीटर में। सो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बच्चों, कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू राइटिंग सिंबल्स ऑफ यूनिट्स। सो फॉर राइटिंग सिंबल्स बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। द फर्स्ट वन इज सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप, विच मीन्स कि जब भी आप सिंबल्स का यूज करेंगे आप कभी भी फुल स्टॉप उसके बाद नहीं लगाएंगे, राइट? सिंबल्स आर नॉट ऑल्टर्ड इन प्लूरल्स, आपको सिंबल्स को कभी भी प्लूरल्स पे नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 kg लिखना है एज वेल एज अगर आपको 20 kg लिखना है तो आप 20 kg ही लिखोगे, आपको केजीज नहीं लिखने हैं। फिर बच्चों जो सिंबल्स फॉर यूनिट आर यूजुअली रिटन इन स्मॉल लेटर्स, तो आपने ये देखा होगा कि जितने भी हमने सिंबल्स यूज किए हैं हमने सबको ही स्मॉल लेटर में ही लिखा है। सिंबल्स फॉर यूनिट डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उनको हम लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे के दिया हुआ है या फिर सी दिया हुआ है। हाउएवर व्हेन द यूनिट्स आर स्पेल्ड आउट तो हम उनको स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। नाउ कमिंग टू नीड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जो टेलर्स होते हैं वो भी लेंथ को मेजर करते हैं, वेजिटेबल सेलर जो होते हैं वो मास को मेजर करते हैं एंड जो मिल्कमैन होता है वो वॉल्यूम को मेजर करता है। जैसे कि आपका आर्किटेक्ट है वो मेजर करते हैं आपके एरिया ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड को बिफोर मेकिंग अ प्लान फॉर कंस्ट्रक्शन
एंड व्हेन यू हैव फीवर, जब भी आपको फीवर होता है, बुखार होता है, आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी मेजर करते हो। सो ये जो सारी मेजरमेंट होती है बच्चों, वो एक्यूरेटली करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं मेजरमेंट को एक्यूरेटली करने के लिए हमारे पास SI यूनिट्स हैं। सो अगर टेलर बच्चों एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा बच्चों? If the time for ringing the school bell is not measured accurate, what will happen? जैसे कि जो स्कूल बेल है अगर वो टाइम पे नहीं बजा तो क्या होगा? और वैसे अगर टेलर ने क्या नहीं किया, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं किया, तो हमें वो क्लोथ्स फिट नहीं होंगे। तो इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है एक्यूरेट मेजरमेंट की। नाउ कमिंग टू मेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट। सो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं सो दैट कि हम मेजर कर पाए डिफरेंट क्वांटिटीज को, राइट। सो अ मीटर स्केल जिसको हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ को, विच मीन्स कि किसी भी पर्टिकुलर क्लॉथ के पीस को मेजर करने के लिए आपके पास मीटर स्केल होता है। उसके अलावा हमारे पास वेइंग स्केल होता है जिससे हम मेजर करते हैं मास ऑफ वेजिटेबल्स को, एंड क्लॉक भी होता है जिससे हम मेजर करते हैं अपने टाइम को। बट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द girth or circumference of a tree using a meter scale. For this हमारे पास measuring टेप होता है जिसको हम यूज करते हैं। ऑर्डिनरी जो आपकी वेइंग स्केल होती है बच्चों, इसको यूज करते हैं आपके वेजिटेबल वेंडर्स, एंड इससे हम क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते मास ऑफ अ फ्लावर पेटल। फॉर दिस आपको एक फिजिकल बैलेंस की नीड होगी, एंड ऑर्डिनरी वॉच ये एक्यूरेटली मेजर नहीं करता है टाइम को, विच इज टेकन बाय यू टू रन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। सो इसके लिए आपको स्टॉप वॉच चाहिए होगा। सो देयरफॉर टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट्स हमारे पास ढेर सारे अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं और अपनी जो मेजरमेंट्स हैं उनको एक्यूरेटली कैरी आउट करते हैं। नाउ बच्चों कमिंग टू मेजरमेंट ऑफ लेंथ। So width, depth, thickness, distance and height all are measurement of length। ये सारे ही आपके measurement होते हैं लेंथ के। जितने भी आपके रूलर्स, मीटर स्केल्स, मेजरिंग टेप्स होते हैं, ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आप कॉमनली यूज करते हो ताकि आप लेंथ को मेजर कर पाओ। टू मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन। तो आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन कौन सी बातें आपको दिमाग में ध्यान रखनी है जब आप रूलर का यूज करते हैं। सो पहली चीज तो क्या बच्चों, कीप द रूलर एग्जैक्टली अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड, विच मीन्स कि आपको रूलर वहीं से रखना है जहां से आपको लेंथ को मेजर करना है। डू नॉट यूज वॉर्न आउट पोर्शंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आपको क्या नहीं करना, आपको जितने भी वॉर्न आउट पोर्शंस है इंस्ट्रूमेंट के उनको यूज नहीं करना है। वेरी ऑफन जो मार्किंग्स होते हैं एट द एंड्स ऑफ अ रूलर वो बहुत इजीली इरेज आउट हो जाते हैं ओवर यूज करने की वजह से। इन दिस कंडीशन आपको क्या करना है, यूज एनी फुल मार्क द रूलर इंस्टेड ऑफ ओ मार्क। टू गेट द लेंथ आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा रीडिंग को ऑफ दिस फुल मार्क फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द अदर एंड, राइट। कीप योर आई वर्टिकली अबव द पॉइंट। आपको हमेशा अपनी नजर कहाँ रखनी है बच्चों, वर्टिकली रखनी है अबव द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन, जहां से आपको मेजरमेंट लेनी है। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर सी शोज अ रूलर बीइंग यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल। यहाँ पे हम पेंसिल के लेंथ को मेजर करने के लिए रूलर का यूज कर रहे हैं, एंड यहाँ पे शो कर रहे हैं 3 पोजिशंस ऑफ द आई टू ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द रूल्स। कंसाइडिंग विद द पेंसिल पॉइंट, जो रीडिंग्स है बच्चों, रीडिंग्स आर फ्रॉम द पोजीशन ए, राइट, फ्रॉम पोजीशन बी और फ्रॉम पोजीशन सी। तो आपको तीनों साइड से क्या दिख रहे हैं बच्चों, रीडिंग्स दिख रही हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम पोजीशन ए तो आपको क्या दिख रहा है, रीडिंग आपको 10 दिख रहा है, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें पोजीशन बी से, तो पोजीशन बी में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो रीडिंग है वो 10 नहीं है, ये 10.1 हो गया है। अगर हम सी वाले पॉइंट से देखेंगे तो ये कितना हो गया है, 9.8 हो गया है। तो इसी वजह से बच्चों जो हमारी पोजीशन होती है आईज की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो यूजिंग अ रूलर टू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल, जो करेक्ट रीडिंग है दैट इज 10.1, जो कि वर्टिकली है अबव द पेंसिल पॉइंट। वी गेट इनकरेक्ट रीडिंग्स अगर हमारे आईज डिफरेंट पोजीशंस में होंगे तो। फिर बच्चों यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है, ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर इन योर स्कूल। ऑन स्टडिंग द रिजल्ट केयरफुली हमें क्या फाइंड आउट होता है कि जितनी भी मेजरमेंट्स है वो एग्जैक्टली इक्वल कभी भी नहीं होती है।
सो वी विल ऑब्जर्व दैट कि जो डिफरेंस है बच्चों बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम मेजरमेंट्स विल बी मोर देन मेजरमेंट्स आर मेड विद टेप एज कंपेयर टू वुडन स्केल। नाउ इसका रीजन क्या है कि क्यों ये हमारे जो मेजरमेंट्स वो इक्वल क्यों नहीं है। द रीजन इज दैट कि जो टेप होता है बच्चों वो इलोंगेट हो जाता है, वो थोड़ा खिंच जाता है जैसे हम उसको स्ट्रेच करते हैं। सो इट विल बी स्ट्रेच डिफरेंटली बाय डिफरेंट पर्सन्स, विच मीन्स कि अगर मैं स्ट्रेच कर रही हूँ तो मैं थोड़ा कम करूंगी, मे बी कोई और करेगा तो थोड़ा ज्यादा करेगा। उसी वजह से होता क्या है कि जो भी आपकी मेजरमेंट है वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं आती है। नाउ द डिफरेंस इन द मेजरमेंट विद द वुडन स्केल ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रेचिंग देखने को नहीं मिलती। सो इट इज ओनली ड्यू टू द ह्यूमन एरर इन द मेजरमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ह्यूमन एरर हो रहा है मेजरमेंट में, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्टली इक्वल मेजरमेंट देखने को नहीं मिलते हैं। नाउ कमिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन, हम कैसे एक कर्व लाइन की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। सो टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन आपको दो मेथड्स यूज करने हैं। फर्स्ट वन यूजिंग अ थ्रेड। सो टू मेक अ नॉट एट वन एंड ऑफ द थ्रेड, आपको थ्रेड के एक एंड में क्या करना है बच्चों, नॉट लगाना है एंड प्लेस करना है नॉट को कहाँ पे, एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, जिसको हम बोलेंगे पॉइंट ए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। एंड फिर आपको प्रेस करना है अपने 4 फिंगर से ए पे, प्लेस करना है स्मॉल पोर्शन ऑफ थ्रेड को एग्जैक्टली अलोंग द लाइन, फिर आपको प्रेस करना है अदर एंड ऑफ दिस पोर्शन को विद योर अदर हैंड। Now the thread between your two fingers now has the same length as the portion AB of the line. Now आपको क्या करना है, प्लेस करना है फर्स्ट फिंगर को पॉइंट बी पे, अगेन आपको प्लेस करना है स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड को अलोंग द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द लाइन, जैसे कि आपको फिगर बी में दिया हुआ है, राइट। इसी तरीके से आपको क्या करना है कंप्लीट। इन दिस वे trace the entire length of the curved line using a thread. So बच्चों इस वे से आप क्या कर सकते हो, आप entire length को measure कर सकते हो curved line की। Now आपको stretch out करना है thread को on a meter scale and measure करना है mark portions को। So the length of this portion is the length of the curved line. So बच्चों जो भी length का portion होगा, या फिर आप बोल सकते हो जो भी आपका thread का portion है वही आपका length होगा curved line का। फिर आता है यूजिंग अ डिवाइडर। सो बच्चों आप कर्व लाइन को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो इनटू अ लार्जर नंबर ऑफ वेरी शॉर्ट लेंथ, ईच ऑफ विच कैन बी टेकन टू बी अ स्ट्रेट लाइन इन द फिगर। नाउ आपको क्या करना है, एक डिवाइडर लेना है एंड एडजस्ट करना है उसके आर्म्स को एंड आपको क्लोज से क्लोज रखना है। टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन आपको डिवाइड करना है इनटू शॉर्ट लेंथ, जैसे कि पी क्यू, क्यू आर, आर एस। So place the sharp tip of one of the arms, आपको क्या करना है, जो sharp tip है वो one of the arms पे रखना है at P and जो other tip है उसको रखना है आपको on the line at 8। रिपीट करना है इस step को on Q R R S and so on जब तक कि आप end पे नहीं पहुंच जाते कर्व लाइन के। फिर आपको काउंट करना है नंबर ऑफ टाइम्स को you have taken these steps। फिर if there is small gap still left over the end, अगर जो एंड है वहां पे अभी भी थोड़ा सा गैप रह जाता है तो आपको अगेन मेजर करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर। नाउ आपको क्या करना है, लास्ट में मेजर करना है डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑन द स्केल। फिर आता है बच्चों द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। So the number of steps taken into the distance between the 2 points on tips plus the length of remaining portion if any at the end। इससे आप क्या कर सकते हो, आप लेंथ मेजर कर सकते हो कर्व लाइन की। कमिंग टू कीप इन माइंड, आपको क्या याद रखना है, देयर आर 2 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम मेजर कर सकते हैं बहुत ही स्मॉल लेंथ को। द फर्स्ट वन इज योर वर्नियर कैलिपर्स, इसको हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए लेंथ को एज स्मॉल एज 0.1 mm। दूसरा हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गोज होता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है एंड इसको हम यूज करते हैं ताकि हम मेजर कर पाए लेंथ एज स्मॉल एज 0.01 mm। नाउ कमिंग टू मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ सर्कल,
राइट आप कैसे सर्कल का डायमीटर मेजर करते हो। सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल आप मेजर कर सकते हो सर्कल के डायमीटर को। नाउ हुज सेंटर इज मार्क्ड, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर मार्क्ड है। बट हाउ विल यू मेजर द डायमीटर ऑफ अ क्रिकेट बॉल, लेकिन आप क्रिकेट बॉल के डायमीटर को कैसे मेजर करेंगे जहां पे सेंटर बिल्कुल भी मार्क नहीं है। सो बच्चों यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है एंड शोज दिस कैन बी डन बाय यूजिंग 2 वुडन ब्लॉक्स। इसको हम कर सकते हैं 2 वुडन ब्लॉक को यूज करके। फॉर मार्किंग एन एक्यूरेट मेजरमेंट आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी सरफेस है आपके वुडन ब्लॉक का वो टच करना चाहिए बॉल को एग्जैक्टली पैरेलल टू ईच अदर, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। कमिंग टू एक्टिविटी, हम यहाँ पे मेजर करने वाले हैं थिकनेस ऑफ अ कॉइन को। सो आपको क्या करना है बच्चों, 10 रुपीज का कॉइन लेना है एक एंड प्लेस करना है इसको ऑन टॉप ऑफ द अदर, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। फिर आपको मेजर करना है थिकनेस ऑफ दिस स्टैक को यूजिंग अ पर्टिकुलर स्केल, जैसे कि हमने यहाँ पे स्केल का यूज किया है और यहाँ पे कॉइन के स्टैक्स हैं, हम इनको मेजर करने वाले हैं, राइट। सो डिवाइड द थिकनेस बाय 10, आपको क्या करना है थिकनेस को डिवाइड करना है बाय 10, क्योंकि 10 ही हमारी क्या है नंबर ऑफ कॉइन्स है। टू गेट द थिकनेस ऑफ 1 कॉइन, सो आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है थिकनेस को एज फॉलोज और आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे 10 थे, फिर आप टोटल हाइट देखेंगे कॉइन्स की कितनी है, फिर आप थिकनेस देखेंगे 1 कॉइन की, राइट। आपको इस तरीके से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है और उसकी जो भी मेजरमेंट है उसको यहाँ पे लिखना है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मोशन। नाउ बच्चों मोशन होता क्या है, हाउ कैन यू से वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मोशन और नॉट, आप कैसे बोल सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर नहीं है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ रोड साइड। आप सपोज करो कि आप रोड साइड पे खड़े हैं, एक कार है जो कि मूव कर रही है रोड पे। आफ्टर सम टाइम आपको और एक कार दिखेगा जो कि चेंज करता है अपनी पोजीशन को फ्रॉम ए टू बी। सो बच्चों हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो भी कार है वो मोशन में है, क्योंकि पहले कार ए थी जो कि मूव कर रही थी रोड पे। आफ्टर सम टाइम हमने क्या देखा, हमने कार बी देखा जिसने कि अपनी पोजीशन को चेंज किया, विच मीन्स कि जो कार है वो मूवमेंट कर रही है, वो मोशन में है। सो सपोज देयर इज अनदर कार, अब सपोज करो कि हमारे पास और एक कार है जैसे कि कार बी जिसको हमने पार्क किया था रोड साइड में। यू कैन नॉट सी एनी चेंज इन इट्स पोजीशन, आपको उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो पार्क्ड है। बट after some time therefore your car B is not in motion, right, it is said to be at rest। so जब हमने कार को पार्क में लगाया तो वो मोशन में नहीं है, वो नहीं चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो कार है बच्चों वो रेस्ट पर है। नाउ द रोड द ट्रीज और जो बिल्डिंग्स होते हैं वो हमेशा ही बच्चों रेस्ट पे आपको देखने को मिलेंगे। सो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है वो क्या करेगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद टाइम। जैसे कि आपका जो कार ए था उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया था, इसी वजह से हमने क्या बोला था कि जो कार ए है वो मोशन में है। सो इन रिलेशन टू दी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सच एज बिल्डिंग और अ ट्री, सो बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है हम कब बोलेंगे, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू दी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। नाउ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे है हम कब बोलते हैं, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है टाइम के साथ। इन रिलेशन टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेबल बिल्डिंग टीचर सिटिंग इन अ चेयर, ये सारे ही बच्चों रेस्ट पे होते हैं, जबकि फिश इन वाटर हॉर्स बटरफ्लाई ये हमेशा ही आपको मोशन में देखने को मिलते हैं। तो बच्चों अगेन यहाँ पे आपको एक्टिविटी 4 गिवन है, ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है, परफॉर्म करनी है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर इन योर स्कूल। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ मोशन, सो we can classify motion into certain types, हम मोशन को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है बच्चों हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। सो अ कार और एन एरोप्लेन मूव्स एज अ होल, सो बच्चों जो कार होते हैं एरोप्लेन होते हैं वो एक होल की तरह मूव करते हैं, राइट। ऑल देयर पार्ट्स मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस, विच मीन्स कि जितने भी हमारे कार के पार्ट्स हैं, जितने भी एरोप्लेन के पार्ट्स हैं, वो सारे एक साथ मूव करते हैं सेम डिस्टेंस पे इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ इसी टाइप के मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन के नाम से भी जानते हैं। जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट है बच्चों, सो मोस्ट ऑफ देम वो इसी वे में मूव करते हैं। जैसे कि जो कार है बच्चों वो मूव करता है स्ट्रेट लाइन में या फिर कर्व पाथ में। इन बोथ द केसेस
यहाँ पे आपको ट्रांसलेटरी मोशन देखने को ही मिलेगा। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। सो इसके दो तरीके होते हैं, दो काइंड्स होते हैं। अब हम देखने वाले हैं लीनियर या फिर रेक्टिलिनियर मोशन को। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, फॉर एग्जांपल व्हेन एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, जब पेड़ से सेब गिरता है तो वो एक ही डायरेक्शन में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। और या फिर हम बोल सकते हैं जो भी बुलेट शॉट होता है फ्रॉम अ गन, उसको भी हम बोलते हैं कि वो हमेशा ही लीनियर या फिर रेक्टिलिनियर मोशन में ही होगा। फिर आता है बच्चों सर्कुलर मोशन। सो जब बॉडी क्या करती है, मूव करती है अलोंग अ कर्व, उसको हम बोलते हैं कर्विलिनियर या फिर सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, जब भी आप क्या करते हो, किसी भी पत्थर को टाई करते हो स्ट्रिंग से, is whistled around it and it is said to be in सर्कुलर मोशन, तब हम क्या बोलते हैं, तब हम बोलते हैं कि जो हमारा स्टोन है वो हमारा सर्कुलर मोशन में है। जैसे कि आपका मूविंग कार टेकिंग अ टर्न रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ कर्विलिनियर मोशन। सो जब भी हमारा कार क्या करता है बच्चों, जब टर्न लेता है तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि जो कार है वो हमारा कर्विलिनियर मोशन में होगा। फिर आता है रैंडम मोशन। तो समटाइम होता क्या है कि एन ऑब्जेक्ट में हैव ट्रांसलेटरी मोशन बट कीप ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। कभी कभी कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो होते तो ट्रांसलेटरी मोशन में है, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं इन अ हैप्सॉर्ड मैनर। नाउ इस टाइप के मोशन को हम रैंडम मोशन के नाम से भी जानते हैं। सो आपने देखा होगा मोशन ऑफ अ हॉकी बॉल ड्यूरिंग अ हॉकी मैच, वो शो करता है रैंडम मोशन को। फिर आता है बच्चों रोटेटरी मोशन। सो ऑब्जर्व द मोशंस ऑफ अ सीलिंग फैन। अगर आप देखोगे जो भी पंखा लगा हुआ है, सो एवरी पॉइंट ऑन द ब्लेड वो बच्चों सेम डिस्टेंस पे रहता है फ्रॉम द रॉड फ्रॉम विच जो फैन है बच्चों वो सस्पेंडेड है, बट एवरी पॉइंट ऑन द ब्लेड वो चेंज करता है अपनी पोजीशन को विद टाइम। इस टाइप के मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मोशन जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों वो मूव करता है अलोंग अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, व्हिच मींस कि जो उसका एक्सिस है वो फिक्स्ड है, लेकिन वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, राइट। सो अदर एग्जांपल जो होता है रोटेशनल मोशन का, वो बच्चों आपका पॉटर्स व्हील होता है, स्पिनिंग टॉप होता है, एंड सेकंड हैंड इन अ क्लॉक एंड अ चाइल्ड सिटिंग ऑन अ मेरी ग्राउंड। तो बच्चों सारे ये आपके एग्जांपल होते हैं रोटेटरी मोशन के। फिर आता है ऑसिलेटरी मोशन। So the to and fro motion of an object about its mean position, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपने बहुत ही अच्छा एग्जांपल सुना भी होगा कि जो ऑसिलेटरी मोशन होता है पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक का, उसको हम यूज करते हैं सो दैट कि हम टाइम को मेजर कर पाए। फिर आता है बच्चों वाइब्रेटरी मोशन। सो जब भी आप क्या करते हो, प्लग करते हो स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार को या फिर सितार को, तो वो वाइब्रेट होती है टू एंड फ्रो वेरी फास्ट। सो बच्चों इस टाइप के फास्ट एंड रैपिड ऑसिलेटरी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि जैसे ही आप स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो तो वो साउंड को भी प्रोड्यूस कर रहा है व्हेन इट वाइब्रेट्स। देन बच्चों यहाँ पे आपको एक्टिविटी गिवन है, ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है in your lab with the help of your teacher. Now the stretched rubber band वो भी वाइब्रेट होता है rapidly जैसे हम उसको प्लग करते हैं। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं साउंड को, and the fast vibration the shriller is the sound produced, which means कि जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी उतनी ही shriller आपको साउंड सुनाई देगी। फिर आता है पीरियोडिक मोशन। सो द मोशन जो कि रिपीट होता है अपने आप में ही एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। सो बच्चों अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, जो भी हमारे अर्थ का मोशन है अराउंड द सन वो हमारा पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल होता है। इसी वजह से इट ऑलवेज टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, विच मीन्स कि एक रेवोल्यूशन को पूरा करने के लिए अर्थ हमेशा सेम ही टाइम लगाता है। मोशन दैट इज नॉट पीरियोडिक उसको हम नॉन पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप क्या करते हो, स्विंग करते हो अपने आर्म्स को वाइल वॉकिंग और बीटिंग ऑफ योर हार्ट, ये रिस्पेक्टिव होते हैं बट ये कभी भी पीरियोडिक नहीं होते, क्योंकि जो हमारा क्या है इंटरवल टाइम है आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड वो हमेशा ही सेम नहीं होता। लेकिन जो हमारा अर्थ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, वो हमेशा ही आपको सेम देखने को मिलेगा। फिर आता है बच्चों मल्टीपल मोशन।
So the motion of objects may be combination of two or more types of motion, which means कि ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन होना जिसमें कॉम्बिनेशन है एक या फिर उससे ज्यादा टाइप्स, सो उसको हम मल्टीपल मोशन बोलते हैं। जैसे कि हमें मोशन देखने को मिलता है ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, एंड हमें मोशन ऑफ द मून भी देखने को मिलता है अराउंड द अर्थ। सो बच्चों ये कॉम्बिनेशन है हमारे लीनियर एंड रोटेटरी मोशन के। सो इसी वजह से हमने क्या बोला कि ये मल्टीपल मोशन का एग्जाम्पल है। अ स्पिनिंग टॉप जो कि रोटेट होता है अबाउट इट एक्सिस, एंड ये मूव भी करता है अराउंड द प्लेस वेयर इट इज स्पिनिंग। सो ये शो करता है रोटेटरी को साथ में ट्रांसलेटरी मोशन को। वैसे ही अगर हम देखें अ स्क्रू टर्न विद अ स्क्रू ड्राइवर, यहाँ पे आपको रोटेशनल और लीनियर मोशन दोनों ही देखने को मिलते हैं। ऐसे टाइप का मोशन जिसमें आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है दो या फिर उससे ज्यादा टाइप ऑफ मोशन को, उसको हम मल्टीपल मोशन के नाम से जानते हैं। नाउ कमिंग टू बूस्ट योर ब्रेन, यहाँ पे आपको बोला है महाराजा जय सिंह सेकेंड वो बहुत ही ग्रेट एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे एंड बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने डिजाइन किया है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को भी बनाया है, जैसे कि सम्राट यंत्र जो कि बहुत ही ह्यूज सनडायल है जो कि मेजर करता था टाइम को विद एन एक्यूरेसी ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स। नाउ कमिंग टू समिंग अप, सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन है अननोन क्वांटिटी का विद सम फिक्स क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। इन द एसआई सिस्टम जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं वो मीटर होते हैं फॉर द लेंथ, किलोग्राम होते हैं फॉर मास, एंड सेकंड होते हैं फॉर द टाइम, एंड केल्विन होता है फॉर द टेम्परेचर। जो डिस्टेंस होता है बच्चों, इट इज अ मेजर ऑफ लेंथ बिटवीन टू प्लेसेस। जो मोशन होता है वो रेफर करता है टू अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम। 100 पार्ट ऑफ अ मीटर वो हमारा सेंटीमीटर होता है, एंड 1000 पार्ट ऑफ अ मीटर वो हमारा मिलीमीटर होता है। अ मीटर रॉड एंड मेजरिंग टेप बहुत ज्यादा यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर करते हैं लेंथ को। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन जो कि हमने पढ़े, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, रोटेशनल, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। An object has rotatory motion जब वो मूव करता है राउंड एंड राउंड while staying in the same place in case of spinning top। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास ऑसिलेटरी मोशन है, ये मूव करता है टू एंड फ्रो अबाउट दिस पोजीशन ऑफ रेस्ट। मोशन जो कि रिपीट होता है खुद में आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। समटाइम्स जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक से ज्यादा टाइप ऑफ मोशन को भी शो करते हैं, जिसको हम मल्टीपल मोशन के नाम से भी जानते हैं। बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।